Hello everyone, welcome to Arinja Academy. In this video, we will solve NCERT solutions of class 8th Science chapter 1 Crop Production and Management. So the question 1 says, select the correct word from the following list and fill in the blanks. तो इस लिस्ट में हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं और ये 5 वर्ड्स नीचे दिए गए 4 सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स हैं उनमें हमें फिल करना है. तो पहला सेंटेंस है The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. तो इन 5 लिस्ट ये जो लिस्ट में 5 वर्ड्स हैं इनमें से हमें वो वर्ड ढूंढना है जो यहाँ पर आएगा. फ्लोट मतलब होता है बहना, ये यहाँ नहीं आ सकता. वाटर हमें पता है क्या होता है. क्रॉप क्या होता है, एक लैंड पे एक टाइप के प्लांट्स को उगा दिया जाए. जैसे अगर वीट की क्रॉप है तो सब वीट्स को उगा दिया जाए. क्रॉप अगर राइस की क्रॉप है तो सब राइस को उगा दिया जाए. तो एक टाइप के प्लांट्स को अगर एक लार्ज फील्ड में कल्टिवेट किया जाए, ग्रो किया जाए, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं. तो ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस से मैच कर रहा है. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप. नेक्स्ट सेंटेंस है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज. तो हमने ये जो लिस्ट में क्रॉप तक पढ़ लिया था. फोर्थ वर्ड है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स हमें पता है क्या होते हैं. प्रिपरेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना, किसी भी चीज़ की तैयारी करना. तो अगर हम सेकेंड सेंटेंस देखें तो द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ सॉइल की तैयारी करना. सबसे इनिशियल स्टेप होता है टू प्रिपेयर द सॉइल, टू चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल और नॉट. तो यहाँ पर आएगा प्रिपरेशन, क्योंकि जो सबसे इनिशियल स्टेप होती है क्रॉप प्रोडक्शन की वो होती है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. थर्ड सेंटेंस है डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर. तो अगर आप एक कंटेनर में पानी भरेंगे और उसमें बहुत सारी सीड्स डाल देंगे तो आप देखेंगे जो डैमेज सीड्स हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं. तो वो हॉलो होने की वजह से बहुत लाइट वेट की होती हैं, तो वो पानी के ऊपर सरफेस पे फ्लोट करने लगती हैं. तो सी का जो सही आंसर है वो है डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर. डी है फोर्थ सेंटेंस है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड. अब जो क्रॉप होती है उसको ग्रो करने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. और वो 3 मेन चीज़ें होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट, सेकेंडली न्यूट्रिएंट्स, थर्डली वाटर. तो सनलाइट हमें नेचर से मिल जाती है, वाटर हमें नेचुरली भी मिल सकते हैं, नेचर से भी वाटर हमें मिल सकता है रेन के फॉर्म में, या हम मैनुअली भी डाल सकते हैं इरिगेशन करके. और न्यूट्रिएंट्स तो हमें हमेशा मैनुअली ही डालने पड़ते हैं, बट अगर नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकली हो जाता है. तो यहाँ पे आंसर होगा सनलाइट ऑलरेडी दिया था, 2 और हमें लेने थे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. Moving on to next question, match items in column A with those in column B. तो यहाँ हमें match the column करना है. खारिफ क्रॉप्स कौन सी हैं इन सब में से. फर्स्ट ऑफ ऑल खारिफ क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में ग्रो करती हैं. तो अगर हम कॉलम बी में देखें तो लास्ट 2 ऑप्शन जो है डी और ई, ये क्रॉप्स के ऑप्शन है, जिसमें से प्रिसाइजली अगर हम रेनी सीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप्स देखें तो वो है पैडी और मेज़. पैडी क्या होती है, पैडी राइस की क्रॉप का दूसरा नाम है. तो फर्स्ट का आंसर है ई. और राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ऐसी क्रॉप्स जो विंटर्स में ग्रो होती हैं. तो विंटर्स में ग्रो होने वाली क्रॉप कौन सी है, वीट, ग्राम और पी. फिर उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. तो इसका आंसर क्या होगा. केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स में बेसिकली 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एन, पी, के. और इसके अलावा उसमें यूरिया और शुगर फॉस्फेट भी होता है. और यूरिन और प्लांट वेस्ट, यूरिन में यूरिया होता है और प्लांट वेस्ट भी इसी का आंसर है. तो थर्ड का हो जाएगा बी. तो यहाँ पे थर्ड लिख देंगे. फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर. अब ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर कैसे होता है. ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर करने के लिए एक ओपन फील्ड लेंगे, उसमें एक डिग कर देंगे, एक गड्ढा, और उस गड्ढे में प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डाल देंगे और फिर उस गड्ढे को कवर कर देंगे और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे, मे बी 1 वीक के लिए. तो उसमें जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होने से मैन्योर प्रिपेयर होता है, जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, क्योंकि इसको ऑर्गेनिकली प्रिपेयर किया गया है, इसमें कोई भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स नहीं है. तो इसका सही आंसर है सी, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. तो फोर्थ का सही आंसर होगा सी. और फिफ्थ ये जो ए है ये किसी का आंसर नहीं है.
तो यहाँ पे सब जो भी कॉलम ए के आंसर्स थे वो कॉलम बी में लिखे हुए हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप. तो हमें खारिफ क्रॉप भी पता है क्या होती है, राबी क्रॉप भी. खारिफ क्रॉप रेनी सीजन या मानसून सीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप्स है और राबी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप्स हैं. तो खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल अभी लास्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम में भी देखे थे, पैडी और मेज़ होते हैं. राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल वीट, ग्राम और पी होता है. आपने देखा होगा पी यानी कि जो मटर है वो हमेशा विंटर सीजन में ही मिलती है. तो ये उसका एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, write a paragraph in your own words on each of the following. First is preparation of soil. तो preparation of soil क्या होता है, हमें पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन की या क्रॉप प्रोड्यूस करने की जो सबसे इनिशियल और पहली स्टेप होती है वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें सॉइल में सीड्स सो करके फिर एक प्लांट बनाना है उसका, तो सॉइल में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो ढंग से प्रिपेयर होना चाहिए ये पूरा प्रोसेस हैंडल करने के लिए. सो अब मैं ये रीड करती हूँ. द फर्स्ट स्टेप इन द agriculture and growing of crop is the preparation of soil. Preparation of soil involves the turning and loosening of the soil, allowing better penetration of the roots into the soil, adding humus to the soil and improving fertility of the soil. तो अब ये soil को prepare कैसे किया जाता है? soil को prepare किया जाता है plowing करके. plowing का basically मतलब होता है कि नीचे का जो soil है उसको ऊपर लेकर आना और soil में बहुत ज़्यादा air spaces create करना, soil को बहुत ज़्यादा loose करना. अगर soil loose होगा तो जो plants की roots हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर पाएंगी अगर सॉइल लूज़ होगा. दूसरी चीज़ ये होती है कि प्लोइंग से ह्यूमस ऐड होती है सॉइल में. ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर होता है. उसके बाद ये सारे प्रोसेस करने से सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है. Therefore, this combined process of loosening and turning of soil is called tilling and प्लोइंग. और ये टिलिंग और प्लोइंग या तो जो प्लोअर्स आते हैं, ट्रैक्टर्स आते हैं, ट्रैक्टर के पीछे प्लोअर लगा दिया जाता है, या तो उसकी हेल्प से कर सकते हैं या तो फिर मैनुअली भी किया जाता है. मतलब कैटल्स की हेल्प से 2 काऊ या बफेलो को ऐसे एक टी शेप के उसमें उनको टाई कर दिया जाता है और फिर ऐसे प्लो चलाया जाता है पीछे से. तो इस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है सॉइल की. नेक्स्ट इज़ सोइंग. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो सोइंग का मतलब होता है सीड्स सो करना, या हिंदी में बोलें तो सीड्स को बोना. तो सोइंग ऑफ द सीड्स इज़ अ प्रोसेस इन विच द सीड्स आर प्लेस्ड इन द सॉइल एंड आर अलाउड टू जर्मिनेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडर स्टेबल कंडीशंस. तो सोइंग मतलब होता है सीड्स को सॉइल में सो कर देना और उसको जर्मिनेट होने का टाइम देना और प्रॉपर स्टेबल कंडीशंस प्रोवाइड करना. वाइल सोइंग, सीड्स ऑफ हाई क्वालिटी आर चोजन वेरी केयरफुली टू प्रमोट बेटर यील्ड ऑफ crop. Sowing of these seeds can be done by hand or with the help of seed drill. तो अब ये जो sowing होती है या तो मैनुअली कर देते हैं, और ये sowing में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सीड्स को सो किया जा रहा है. अगर बहुत कंजस्टेडली बहुत पास सीड्स को सो कर देंगे तो उससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए फ़ाइट होगी उन सीड्स के बीच में. तो इसलिए ओवर क्राउडिंग प्रिवेंट करते हुए मैनुअली भी सीड्स को सो किया जा सकता है, या फिर सीड ड्रिल आते हैं जो बहुत परफेक्ट डिस्टेंस पे सीड्स को सो करते हैं, उनकी मदद से भी सोइंग हो सकती है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ ऑफ वीडिंग. वीडिंग जानने से पहले आपको पता होना चाहिए वीड्स क्या होते हैं. तो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. तो अब मान लीजिए अगर आपने राइस का क्रॉप ग्रो किया है या फिर वीट का क्रॉप ग्रो किया है, तो इसमें अगर कुछ दूसरे प्लांट्स आ गए, जैसे ग्राम का अगर प्लांट आ गया, इसमें ग्राम मीन्स चना, अगर इसके प्लांट इसमें ग्रो कर आ गए इस पूरी राइस या वीट की क्रॉप में, तो आप उस ग्राम के प्लांट को एज अ वीड कंसिडर करोगे. क्योंकि हमको क्रॉप ग्रो करनी थी राइस की, बट गलती से कुछ सीड्स ऐसे हो गए कि ग्राम के आ गए, तो हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी मेन क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करेंगे. तो अब मैं आंसर रीड करूँगी. वीड्स आर unwanted valueless plants growing wildly amidst the other useful crops. The process of removal of such unwanted plants, तो basically weeding का मतलब है removal of unwanted plants, is known as weeding. Weeding is usually done during the early stages of crop cultivation to promote better growth of the crops. Weeding has many advantages such as improving fertility of the soil and obtaining a better yield. तो weeding important इसलिए है ताकि nutrients के बीच में fight ना हो, हमारी crop की जो yield है वो हमको बहुत high production मिले, high
हाई यील्ड मिले हमको और सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो, यानी कि अगर वीड्स रहेंगे तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करते जाएंगे जिससे सॉइल लेस फर्टाइल होगा। तो वीडिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं और वीडिंग करने का तरीका होता है या तो मैनुअली उस प्लांट को हाथों से जड़ से उखाड़ दिया जाए या फिर वीडिसाइड्स कुछ केमिकल्स आते हैं उन वीड्स को मारने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग सिंपल लैंग्वेज में होता है जब हार्वेस्ट हो गई, हार्वेस्ट यानी क्रॉप फसल पक गई, उसके बाद उस क्रॉप को हम निकालते हैं, जब उसका हार्वेस्ट करते हैं, उन प्लांट्स को जब काटते हैं तो पहले तो हमने हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन अब वो जो प्लांट्स हैं, वो जो क्रॉप है, उसमें से ग्रेन्स को, दानों को अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। So now I'm reading it. After 3 or 4 months of hard work of the farmers comes the season of harvesting. In this season of harvesting, the crops are either pulled out or are cut down carefully to collect the yield. तो हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, या तो सीधे सीधे जो प्लांट्स बड़े हो गए हैं, जो पक गए हैं, उनको सीधे सीधे पुल कर लेना या फिर उनको काट देना। और फिर थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। तो थ्रेशिंग क्या होता है, वो जो ग्रेन्स हैं उन प्लांट में उनको सेपरेट करना फ्रॉम द प्लांट। दिस प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट बाय हैंड और यूज़ ऑफ एनिमल्स और मशीन्स। तो इस प्रोसेस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक थ्रेशिंग का तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ वो जो प्लांट्स हैं उनको किसी सॉलिड सरफेस पे बार बार बीट करते जाएं तो सारे ग्रेन्स निकल के एक साइड रह जाते हैं और हमारे हाथ में प्लांट्स रह जाता है। फिर विनोइंग भी एक तरीका होता है जो कि हम आगे देखेंगे कैसे होता है। फिर उसके बाद एनिमल्स की हेल्प से भी किया जा सकता है और थ्रेशर्स आते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं जिनको हम थ्रेशर्स बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी थ्रेशिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। तो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में। कुछ प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। There are several differences between fertilizers and manures which can be stated as follows. Fertilizers, these are made up of inorganic or synthetic material salts. तो fertilizers जो होते हैं ये basically inorganic chemicals होते हैं जो कि inorganic यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्योर केमिकल से बनते हैं। सिंथेटिक मटेरियल्स क्योंकि ये आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, इसको आप नेचुरली नहीं प्रिपेयर कर सकते। यू हैव टू प्रिपेयर दीज केमिकल्स इन laboratory. They typically contain nitrogen, phosphorus and potassium. मैंने पहले भी बताया था 3 न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NPK. N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, K stands for potassium. इन तीनों के सिंबल हैं ये। तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं ये फर्टिलाइजर्स में बहुत सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो अलॉन्ग विथ अदर मिनरल्स इन कंबाइंड फॉर्म। तो जो फर्टिलाइजर्स के मेन एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम है, एंड अलॉन्ग विद these other elements and minerals are also present. Third point, they are easily absorbed by the plants and does not add any humus to the soil. और ये बहुत easily plants absorb कर लेते हैं fertilizers को, लेकिन fertilizers soil में कोई भी humus add नहीं करते हैं। humus are organic matter, क्योंकि ये purely inorganic chemical से बनते हैं तो ये कोई भी organic matter soil में add नहीं करते हैं। अब हम manures के बारे में पढ़ते हैं। These mostly contain animal feces, compost, etc. and other organic matter obtained by decomposition. मैंने पहले भी बताया था जब हम fill in the blanks पढ़ रहे थे कि organic manure को prepare करने के लिए एक गड्ढा करना है, उसमें animal waste और plant waste डालना है, उसको cover कर दे रहा है, bacterial decomposition से हमें manure मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही दिया है कि they mostly contain animal feces and other organic matter and they are obtained by decomposition. Second point, these are not very rich in plant nutrients compared to the fertilizer. डेफिनेटली, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में 3 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं NPK, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम मैन्योर देखें तो मैन्योर में ये 3 एलिमेंट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और मिनरल्स भी बहुत कम होते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी की बात करें, न्यूट्रिएंट रिचनेस की बात करें तो मैन्योर्स कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। दे आर स्लोली अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। एक और डिसएडवांटेज मैन्योर्स का कि प्लांट्स बहुत स्लोली अब्जॉर्ब करते हैं इनको। फिर दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये एक एडवांटेज है, ओके, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. तो इरिगेशन का सिंपल मतलब होता है कि क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करना. अब क्रॉप्स को पानी नेचुरली भी मिल सकता है नेचर के थ्रू यानी कि रेन के थ्रू, लेकिन जब वो पानी हम देते हैं मैनुअली प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं. सो इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स और द प्लांट्स इन एन आर्टिफिशियली मैनर. ओके, आर्टिफिशियली मैनर का मतलब है जब हम मैनुअली क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े टैंक्स यूज़ करके या तो पुली यूज़ करके कुएं से जो पानी लेकर आते हैं उस तरीके से अगर क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड किया गया है इसको इरिगेशन कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट एट नेसेसरी इंटरवल्स ऑफ टाइम. टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर. ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, टैंक से इधर उधर पानी के रिसोर्सेज से पानी लेकर आकर इरिगेशन करना, लेकिन दो ऐसे मेथड हमें बताना है जो पानी जिसमें पानी का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता, जो पानी को बहुत प्रॉपरली कंजर्व करते हैं. पहला मेथड है ड्रिप इरिगेशन. अगर आपने कभी सुना हो कि कई बार किसी को ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसको ड्रिप लगाई जाती है ब्लड की, तो वो ड्रिप कैसे लगाते हैं, एक बहुत ही पतली सी नीडल होती है जो हमारी ब्लड वेसल में हमारी वेन में डाली जाती है जिससे ब्लड बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ड्रिप बाय ड्रिप जाता है. तो ड्रिप इरिगेशन भी उसी टाइप का है. इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा सोर्स होता है पानी का और डायरेक्ट रूट्स को पानी दिया जाता है. और ये पूरा जो काम करता है ड्रिप इरिगेशन अंडरग्राउंड काम करता है, सॉइल के अंदर काम करता है और बिल्कुल रूट्स के एग्जैक्टली बगल में जाके पानी छोड़ा जाता है ताकि पानी बिल्कुल वेस्ट ना हो, डायरेक्टली रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लें. सो नाउ आई एम रीडिंग इट. ड्रिप इरिगेशन. In this method of irrigation, the water is supplied directly to the roots of the plants by means of tubes and pipes running underground in the soil. क्लियर इनफ. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्प्रिंकलर इरीगेशन. अगर आपने सुना हो कभी स्प्रिंकलर के बारे में, स्प्रिंकल करना बेसिकली मतलब क्या होता है, हम खाने के ऊपर नमक स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, तो ये भी उसी तरीके का होता है. ऐसे करके स्प्रिंकलर्स होते हैं जो ग्राउंड से निकल कर ऊपर आते हैं और इसमें ऐसे करके इस तरीके से पानी फ्लो होता है जैसे कि हम पानी छिड़क रहे हैं थोड़ा थोड़ा, प्रॉपर पाइप से जैसे कितना सारा पानी निकलता है वैसे नहीं, इससे पानी छिड़कते हैं और ये ऐसे रोटेट करता है पूरा. तो पूरे तरीके से पूरी फील्ड में बहुत सारे ऐसे स्प्रिंकलर होते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, तो पूरी फील्ड में ऐसे पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो अब मैं रीड करूँगी. इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर फ्रॉम अ सेंट्रल रीजन टू द क्रॉप्स ऑन अनइवन लैंड. ये अनइवन लैंड में इरिगेशन का बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि ईवन लैंड में क्या होता है, जो फ्लैट सर्फेसेस होते हैं तो वहाँ पे हम बहुत ही पतली पतली जो है गलियाँ बना सकते हैं जिससे पानी फ्लो हो, लेकिन अनइवन लैंड में वो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन एक बहुत इफेक्टिव मेथड है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ वीट इज सोन इन खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि खारिफ सीजन मतलब क्या होता है, रेनी सीजन, और वीट कैसी क्रॉप है, राबी सीजन वाली क्रॉप है. यानी कि मतलब राबी सीजन वाली क्रॉप को अगर खारिफ सीजन में ग्रो करेंगे तो क्या होगा ये हमको बताना है. If wheat is sown in Kharif season, the plants would get wilted and the entire crop may be destroyed. Wilted मतलब होता है मुरझा जाना. तो अगर ठंड में उगने वाले प्लांट्स को हम बारिश में उगा देंगे तो ऑब्वियसली प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन. सो मूविंग ऑन. इफ wheat is supplied with too much water due to rainfall, it would lead to wilting of plants followed by water clogging in the fields. Also, it needs mediocre amount of sunlight and a comparatively cooler climate, both of which are not available in the Kharif season. तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ सनलाइट जो कि हमें विंटर्स में मिलती है, कंपैरेटिवली कूलर क्लाइमेट जो कि विंटर्स में मिलता है. तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है वीट को ग्रो करने के लिए, लेकिन ये दोनों की दोनों चीज़ें खारिफ सीज़न यानी रेनी सीज़न यानी मानसून में अवेलेबल नहीं होती है. इसलिए द क्वालिटी ऑफ हार्वेस्ट प्रोड्यूस्ड वुड बी वेरी पुअर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री इफ़ वीट इज़ सोन इन खारिफ सीज़न, क्योंकि वीट खारिफ सीज़न की क्रॉप है ही नहीं, वो राबी सीज़न की क्रॉप है. Moving on to next question. Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर एक फील्ड है, एक लैंड है, उस पर बार बार क्रॉप्स, जैसे एक क्रॉप उसमें सीड्स सो करी, 4 महीने बाद वो प्लांट्स बन गए, उनको निकाल दिया, फिर तुरंत दूसरी सीड्स डाल दी, फिर 4 महीने बाद उनको निकाल दिया. तो ऐसे करके अगर बार बार क्रॉप्स ग्रो करते जाएंगे, कंटिन्यूस प्लांटेशन करते जाएंगे तो क्या होगा. Continuous plantation of crop results in lack of nutrients in the soil such as 3 main nutrients potassium, nitrogen,
phosphorus, that is NPK. As a result of the lack of these nutrients, the farmers have to add fertilizers and manures for the soil to remain rich in the requisite minerals. तो अगर उस फील्ड पे हमने क्रॉप ग्रो करी तो वो क्रॉप ने सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और भी जो मिनरल्स होते हैं सब एब्जॉर्ब कर लिए. तो अब उस फील्ड में लैक हो गया न्यूट्रिएंट्स का, उस फील्ड में कमी हो गई न्यूट्रिएंट्स की. तो इस कमी को फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फर्टिलाइज़र्स. क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स हम पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइज़र्स N, P और K में रिच होते हैं. मैन्योर्स यूज़ करेंगे क्योंकि मैन्योर्स ऑर्गेनिक मैटर में बहुत रिच होता है. हमने पढ़ा था जब इसके बारे में, मैन्योर के बारे में पढ़ रहे थे. तो जब वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना है फील्ड में, लैंड में, तो हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यूज़ करेंगे. इफ़ द प्लांट इज़ लेग्यूमिनस, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्लांट लेग्यूमिनस है, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जैसे कि पी, जैसे कि ग्राम, ग्राम मतलब होता है चना, जैसे कि चिकपीस, अगर आपने सुना हो, चिकपीस मतलब सफ़ेद चने, ग्राम मतलब काले चने. तो ये सब जो हैं ये लेग्यूमिनस फैमिली से हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं. तो इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, एक एबिलिटी होती है कि इनके रूट्स में कुछ रूट नोड्यूल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. तो ये एटमॉस्फेयर की 78% नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं यूजेबल फॉर्म में, और प्लांट डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को यूज़ करता है. कौन से प्लांट? सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स. Next is crop rotation. Crop rotation and occasional manuring can help in diminishing this problem. तो crop rotation क्या होती है? crop rotation मतलब एक ही फील्ड पे अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना. जैसे कि पहले सीज़न में मैंने ऐसी क्रॉप ग्रो कर ली जो सिर्फ नाइट्रोजन का यूज़ करती है. दूसरे सीज़न में मैंने ऐसी क्रॉप ग्रो करी जो सिर्फ फॉस्फोरस का यूज़ करती है. तीसरे सीज़न में मैंने ऐसी क्रॉप ग्रो कर ली जो लेग्यूमिनस प्लांट है. तो उससे क्या होगा? जो नाइट्रोजन यहाँ वेस्ट हुआ था वो यहाँ, मतलब जो यूटिलाइज़ करा था क्रॉप ने वहाँ, वो सब यहाँ रिकवर हो जाएगा. क्योंकि लेग्यूमिनस फैमिली क्या करती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकली एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं. तो इस प्रोसेस को, जब ऐसे अलग अलग क्रॉप को एक ही फील्ड पे ग्रो किया जाता है, इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What are weeds? How can we control them? ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं रीड कर देती हूँ. Weeds are unwanted, valueless plants which grow around the main crop and hinder their growth by competing with them for sunlight, water and absorption of nutrients. मैंने पहले भी बताया था कि weeds को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसके प्लांट्स के साथ वो compete करने लगते हैं तीन मेन चीज़ों के लिए. तीन मेन चीज़ें कौन सी हैं? सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो ये तीन चीज़ें हमारी क्रॉप को मिलनी चाहिए, लेकिन ये वीड्स इसको यूटिलाइज करने लगते हैं. तो वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वीडिंग. या तो हम वीडिंग कर दें स्ट्रेट अवे, उनको मैनुअली हैंड से रिमूव कर दें, या फिर विच इन्वॉल्व्स मैनुअली बाय हैंड कैसे होता है, विच इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम. या तो हम उन्हें सीधे खींच के निकाल दें या कट कर दें, या फिर हम केमिकल वीडिसाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक टाइप के केमिकल्स होते हैं. Moving on to next question. Arrange the following boxes in proper order to make a flowchart of sugarcane crop production. तो इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर मुझसे कहा गया कि आपको शुगर केन ग्रो करना है, शुगर केन मतलब गन्ना, अगर आपको गन्ने की क्रॉप ग्रो करनी है तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, या सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो की जाती है. तो वो स्टेप्स हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. डेफिनेटली अगर आपको सीड सो करनी है सॉइल में, तो सॉइल प्रिपेयर होना चाहिए प्रॉपरली, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसमें प्रॉपर एयर स्पेसेस होनी चाहिए ताकि रूट्स पेनिट्रेट कर सकें. नेक्स्ट इज़ प्लोइंग ऑफ द फील्ड. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ही तरीका है ये प्लोइंग ऑफ द फील्ड, कि इसमें प्लोइंग की जाए, टिलिंग की जाए, नीचे के सॉइल को ऊपर लाया जाए, प्रॉपर एयर स्पेसेस क्रिएट की जाए. फिर सोइंग. सोइंग सिंपली मीन्स सीड्स को सॉइल में सो कर देना. ऑब्वियसली जब तक सीड्स सो नहीं करेंगे तो प्लांट कैसे उगेगा. इरिगेशन. अब जो सबसे तीन इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो होती है सनलाइट,
वो होती है वो और वाटर और न्यूट्रिएंट्स। तो सनलाइट तो नेचुरली मिल जाती है, वाटर अगर रेनी सीजन है तो मिल जाएगा, वरना हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इरिगेशन मतलब यही होता है, वाटर प्रोवाइड करना। मैन्योरिंग मतलब वही होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। मैन्योरिंग या फर्टिलाइज़र कुछ भी लिख सकते हैं। और हार्वेस्टिंग, जब सब हो गया, क्रॉप्स को ये 3 मेन चीज़ मिल गई, तो क्रॉप्स रेडी है, क्रॉप्स रेडी है तो क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लो। हार्वेस्ट मतलब उनको काट दिया जाता है। उसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, या तो उसको क्रॉप को शुगर फैक्ट्री में सेंड करेंगे। यहाँ पे इसलिए लिखा है शुगर फैक्ट्री क्योंकि हम शुगर केन की बात कर रहे हैं। शुगर केन मतलब गन्ना, जो कि शुगर बनाने में यूज़ होता है, इसलिए उस क्रॉप को या तो शुगर फैक्ट्री में स्टोर करेंगे, या फिर स्टोरेज, अगर कोई और टाइप की क्रॉप है जैसे राइस है या वीट है, तो बड़े बड़े स्टोरेज ग्रेन्स होते हैं, स्टोरेज ग्रेन यार्ड्स होते हैं, तो उनको स्टोरेज के लिए वहाँ सेंड कर दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the last question of this chapter. Complete the following word puzzle with the help of clues given below. तो यहाँ पे हमें ये जो 6 सेंटेंसेस दिए हैं, इनका हमें एक 1 वर्ड आंसर निकालना है। उसके बाद हम आगे जो क्रॉसवर्ड पजल है उसमें हम उसको फिल कर देंगे। तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, अभी हमने पढ़ा था, मैनुअली क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, इसको स्टोरेज बोलते हैं। मैंने बताया था कि स्टोरेज ग्रेन यार्ड्स होते हैं जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स का। सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, इसको क्रॉप बोलते हैं। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पहला फिल इन द ब्लैंक भी यही था। अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स, हार्वेस्टर, बड़े बड़े हार्वेस्टर होते हैं, या तो मैनुअली उसको अपरूट कर सकते हैं, काट सकते हैं, या फिर हम बड़े बड़े हार्वेस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अ राबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ग्राम चना, ब्लैक चना जो होता है वो एक राबी क्रॉप है, एक विंटर सीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप है, और वो पल्सेस भी है। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ, दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग। ओके, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, तो ये विनोइंग भी एक टाइप की थ्रेशिंग की ही प्रोसेस है। तो अब हम फिल कर देते हैं। पहला क्या था, इरिगेशन, क्रॉप्स को मैनुअली पानी देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। फिर दूसरा था ग्रेन्स को कैसे, जो ग्रेन्स को लास्ट स्टेप होती है जहाँ पे उनको रखा जाता है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज। फिर था कौन सी मशीन होती है जो क्रॉप्स को काटने में काम आती है, वो है हार्वेस्टर। फिर है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि एक जो कि पल्स भी है और विंटर सीजन में भी ग्रो की जाती है, यानी राबी क्रॉप है, तो उसका आंसर है ग्राम। देन इट वॉज कि कौन सी ऐसी ऐसी बहुत सारे प्लांट्स को, एक ही जैसे प्लांट्स को एक फील्ड पे ग्रो करना, उसको कहते हैं क्रॉप्स। और लास्ट है ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रेन्स को शाफ्ट से विंड के थ्रू निकाला जाता है, इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। So that's it. Here we complete all the NCERT solutions. Thank you so much. Subscribe to Arrange Academy on YouTube and visit our site for more details.